अब है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, अंशों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये पार्ट तभी आएगा जब पिछले वाला पार्ट, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इसमें है, वो भी इसमें नेट एसेट मेथड में। ये वाला जब करेंगे तो इसमें आप गुडविल भी है। जैसे अगर मान लो आपको व्यापार का मूल्यांकन करना है, पहले बताया था व्यापार का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्मूला क्या है, गुडविल प्लस आपके क्या नाम है, नेट एसेट। गुडविल अगर नहीं दी हुई तो फिर वो कहाँ से लाएंगे हम, वो पिछले वाले पार्ट से वैल्यू ऑफ गुडविल से याद करके वो पूरा मेथड वो कंप्लीट, उससे वो आप गुडविल याद करोगे, फिर आप अंदर जोड़ोगे, फिर नेट एसेट भी आएगी और आपकी वैल्यू ऑफ आपकी फर्म भी आएगी, और अन्य में इसमें सूत्र भी है, सूत्र में भी आपके काम आएगी। अब अंश का मूल्यांकन, पहले अर्थ क्या है, वही अपनी पूंजी को टुकड़ों में बांटना, उसे कहते हैं अंश। अब अंशों का मूल्यांकन, ये तो ये सिंपल अंश किसे कहते हैं, ये हो गया आपकी, और उसका मूल्यांकन करना, उसकी जो लागत है उसे ज्ञात करना, वो हो गया अर्थ। अब आवश्यकता, क्या आवश्यकता पड़ी, कहाँ जरूरत है हमें अंशों का मूल्यांकन ज्ञात करने की, तो जरूरत कहाँ है, जब कंपनी एक ही श्रेणी के अंशों का परिवर्तन दूसरी श्रेणी के अंशों में किया जाना। नंबर 1 आता है आपके परिवर्तन करने में, आपको इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी चाहिए और कुछ चेंज करना है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस होगा नहीं, प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा इक्विटी शेयर। तो वहां जो परिवर्तन करने में आपके पहले कितना था अब कितना था, तो उसके लिए आपके पास एक शेयर का मूल्य होना जरूरी है, तो मूल्य ज्ञात करने परिवर्तन करने के लिए काम आता है। नंबर 2 है जमानत पर ऋण लेना चाहते हो तो अपने अंशों के जमानत पर ऋण है, अंशों के जमानत पर ऋण लेना, अंशों के जमानत पर अगर आप ऋण लेना चाहते हो तो ऋण लेने के लिए पहले क्या मानते हैं, अंश का मूल्य मानते हैं, कितने का है अंश, फिर हम जमानत के रूप में ऋण पत्र ले सकते हैं। फिर है आपको वही, अगर आपको परचेज करना है या सेल करना है तो भी काम आता है। आप परचेज खरीदना चाहते हो, शोधन करना चाहते हो, इश्यू करना चाहते हो तो भी क्या आता है, काम आता है, ये कितने का है शेयर, तो वो उसका मूल्यांकन ज्ञात करने के काम आता है। जब कंपनी का एकीकरण हो रहा हो या स्थापना हो रही हो या विघटन हो रहा, कुछ भी हो रहा है, कंपनी का एकीकरण या नई कंपनी बन रही, एकीकरण में काम आता है, विघटन में काम आता है, कितना प्रतिफल के साथ देंगे उसके लिए याद करेंगे। और कंपनी द्वारा छोटी कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा हो और तो भी काम आता है, अधिग्रहण में भी काम आता है, एक कंपनी दूसरे को अपने अंदर ले लेती, अधिग्रहण कर लेती, तो भी काम आता है, उसके भुगतान अंश के रूप में काम आता है, भुगतान करने के। आंतरिक मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं, और आंतरिक पुनर्निर्माण हो रहा हो या कुछ कंपनी की योजना से सहमत न हो तो न्यायालय के आदेशानुसार अंशों का मूल्य हो रहा हो, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके मान लो किसी को पसंद नहीं है तो फिर न्यायालय करवाती है उसका अंशों का मूल्यांकन। मान लो हमने मूल्य सही ज्ञात नहीं किया है, या यानी कि न्यायालय द्वारा भी करवाया जा सकता है। फिर है आपकी नई कंपनी की स्थापना की जा रही है, पुरानी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब के पुनर्स्थापन कर सकते हो, कंपनी का क्या हो जाएगा आपके पुनर्स्थापन, कंपनी की पुनर्स्थापना करने के लिए जो पुरानी जो कंपनी थी उसके अंशों का मूल्य करेंगे ताकि इसमें हम काम में ले सके। फिर है आपके जब सरकार कंपनी के व्यवसाय राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत अधिकृत कर रही हो तो अंशों की क्षतिपूर्ति करने के लिए मूल्यांकन करवाना चाहती है, मतलब आपके राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो भी करेंगे। ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट याद रखने जो आपको इजी लगे, कंपनी में चेंज करना, विघटन करना, नई कंपनी बनाना, एक दूसरी कंपनी बनाना, ये सब कुछ इसमें होता है। और धनकर के निर्माण में भी आता है, धनकर के निर्माण में है व्यक्ति के अंशों को एक व्यक्ति दूसरे उपहार में दे रहे हैं, उपहार कर का निर्धारण करने के लिए, मतलब कि आपके गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स निकालने के लिए उपहार देते हैं किसी को तो उस पर टैक्स लगाने के लिए अंशों का मूल्यांकन जरूरी है, मतलब किसी को अंश उपहार में दिए तो उस पर टैक्स कितना लगे उसके लिए अंशों का मूल्य आपके लिए जरूरी है। फिर है आपको इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, किससे प्रभावित होता है, किस कारण उसमें परिवर्तन आता है, कमी आती है, वृद्धि आती है, किस कारण आते हैं, उसके दे रहे हैं 4-5 कारण, इतने दे रहे हैं, 15 कारण दे रहे हैं। पहला है कंपनी की लाभांश क्षमता और भविष्य में उन्नति की संभावना है,
अगर मतलब इससे प्रभावित क्या होगा, इससे क्या क्या चीजें चेंज होगी, तो मतलब कंपनी की उन्नति इसी में ही है। आपके कंपनी का शेयर मूल्य बढ़ रहा है तो कंपनी उन्नति है, डाउन है तो कंपनी की गिरावट है कंपनी में। तो वही आपकी लाभांश क्षमता और क्या है, उन्नति। उन्नति है या लाभांश क्षमता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। जितना अधिक मूल्य होगा उतनी आपके लाभों में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। फिर प्रत्ययन संपत्ति द्वारा सुरक्षा, एसेट बैकिंग में भी काम आता है। ये क्या करती है, संपत्तियों को सुरक्षा देती है, ज्यादा मूल्य है तो। फिर है आप कंपनी द्वारा बोनस व अधिकार देने की संभावना, जितना ज्यादा मूल्य होगा हम किसी को बोनस भी दे सकते हैं, बोनस देने के लिए भी काम आती है। बोनस की गणना करनी है तो भी अंशों का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। इससे घटक ये प्रभावित होंगे, बोनस में क्या आएगी, वृद्धि और कमी आएगी। यानी ये करेंगे तो क्या क्या चीजें प्रभावित होगी, मतलब कंपनी की लाभांश क्षमता में आपके उछाल या कमी आएगी। फिर आपके संपत्तियों के भी आपकी सुरक्षा में और असुरक्षा में कमी आएगी। फिर आपके बोनस में वृद्धि हो सकती है, कमी भी हो सकती है, मूल्य पर डिपेंड करता है, बढ़ रहा है मूल्य, घट रहा है। फिर है आपके अंशों की मांग एवं पूर्ति, स्टॉक एक्सचेंज में मांग और पूर्ति पर भी फर्क पड़ता है। मतलब कि आपके स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके अंशों की मांग और पूर्ति, वहां भी फर्क पड़ता है। अगर आपके अंशों का मूल्य बढ़ रहा है तो फिर क्या होगी, मांग में क्या आएगी, आपकी कमी आएगी, क्योंकि ज्यादा महंगे शेयर को खरीदना नहीं चाहेगा। और फिर पूर्ति में भी कमी आएगी, या तो ज्यादा दिन या अंशों का मूल्य आपका कम हो रहा है, ज्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे तो फिर आपकी मांग बढ़ भी सकती है। तो वहां भी आपको फर्क पड़ेगा, कहाँ कौन कौन सा घटक बढ़ेगा या घटेगा, ये इसमें आपको लिखना है। किस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव कौन कौन होंगे, अंशों के मूल्य में वृद्धि होने से या कमी होने से। फिर है आपके राष्ट्र की सामान्य आर्थिक और राजनीतिक दशाएं, उसमें भी फर्क पड़ता है। फिर है सटोरिया द्वारा करती मांग में पूर्ति बढ़ा देना, सटोरिया करते ज्यादातर क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, सट्टा लगाते हैं कि इसका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, या फिर लगाते हैं कि आज ये यहाँ तक भाव पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो फिर वो भी क्या करते हैं, अंशों के मूल्यों में उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। फिर है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, मूल्य घटाना है ताकि आप वहां बने रह सके कंपनी में। क्योंकि बात क्या है कि अलग अलग कई कंपनियों के शेयर होते हैं, जिसका मूल्य कम होता है वहां लोग खरीद लेते हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है मूल्य में कमी के कारण, और घट भी जाती कई बार, ज्यादा मूल्य बढ़ जाए तो। फिर दायित्वों का पूंजी से अनुपात, ये भी चेंज होता है, व्यवसाय की प्रकृति चेंज होती है, हस्तांतरण का प्रतिबंध लग जाता है। शुद्ध मूर्त संपत्तियां है, कंपनी के उत्पाद की साख है, इसमें भी कमी और वृद्धि आती है। साख में भी क्या आती है, कमी और वृद्धि आती है। कोई 4 पॉइंट आपके साख में परिवर्तन होता है, कोई 4 या 5 पॉइंट हरे के याद होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। खूब सारे दे रखे, याद करो जितनी कम है। अब है विधियां, इसको हल करने की विधियां कितनी है आपकी, टोटली आपकी 2 विधियां है। पहली विधि है आपके एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या नेट एसेट्स मेथड। फिर दूसरा मेथड है नंबर 2, ये है आपके यील्ड वैल्यूएशन मेथड के 2 मेथड ही है। अब 2 में भी देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के मालूम करना पड़ेगा कि किस प्रकार के। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बैलेंस शीट में क्या आएगी, केवल आपकी इक्विटी शेयर, उसके अलावा मतलब इसके अंदर क्या नहीं आएगा, प्रीफरेंस शेयर नहीं आएगा। देखो एक तो होता है जिसमें इक्विटी शेयर आएगा केवल, और एक होता है जिसमें क्या आएगा, आपके इक्विटी शेयर भी आएगा और प्रीफरेंस शेयर भी आएगा। देखो प्रीफरेंस शेयर आए तो एक स्थिति, ज्यादा कोई खास नहीं। इक्विटी शेयर है केवल इक्विटी शेयर, उसमें आपकी स्थिति होती है, आपके 4 स्थिति होती है। पहली इक्विटी शेयर कैसे है, समान अंकित मूल्य और पूर्ण पद्धति के है कि नहीं। जैसे आपके पास 2000 इक्विटी शेयर तो है आपके पास 10 रुपए वाले, फिर 3000 इक्विटी शेयर और है आपके पास 10 रुपए वाले, फिर आपके 5000 और आपने इश्यू किए हुए इक्विटी शेयर, वो भी 10 रुपए वाले। यानी सबका अंकित मूल्य क्या है, एक समान। फिर पेडअप कितना है, पेडअप भी 10, पेडअप भी 10, पेडअप 10, मतलब लास्ट कॉल की हुई है, मतलब यहाँ भी एक समान और यहाँ भी क्या है आपके एक समान। ये तो पहली स्थिति, इसमें आपके अलग नियम। फिर आपको ये देखना है कि ये 3 प्रकार के शेयर है, इसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाए। कैसा, अंकित मूल्य अलग अलग हो जाए, मतलब ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है, ये 100 रुपए अंकित मूल्य है, और आपके ये वाला एक समान रहे, मतलब क्या, जैसे एक जैसा, मतलब
कि अंकित मूल्य हो जाए आपके 10 रुपए, 15 रुपए, 10 मतलब 20 रुपए, 100 रुपये गए। और यहाँ भी क्या है आपके 10, 20 और 100 है, पूर्ण पद्धत है। हर एक का अंकित मूल्य अलग है और पूर्ण पद्धत भी है। 20 का शेयर का 20 रुपये पूरे ऊपर आया हुआ है, 100 का शेयर का पूरे क्या आया हुआ आपके 100 रुपये आया हुआ, कोई चेंजिंग नहीं है। अब तीसरी स्थिति, ये तो दूसरी स्थिति, अंकित मूल्य सबका अलग अलग है और पूर्ण पद्धत भी है। 10 का शेयर का 10 मिल गया, 20 का 20 मिल गया, 100 का 100 मिल गया। तीसरी स्थिति ऐसी आ जाए कि अंकित मूल्य समान हो और पूर्ण पद्धत अलग अलग हो। अंकित मूल्य समान मतलब सारे शेयर 100 रुपए के, लेकिन यहाँ यहाँ आपके जो मांगे गए शेयर है वो सब आपके अलग अलग है। मतलब के आपके यहाँ तो 100 रुपये पूरे पूरे आए हुए, किसी पे 80 रुपए आए हुए, सेकंड कॉल अभी तक नहीं आई, किसी के आपके फर्स्ट कॉल भी नहीं, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, सेकंड कॉल भी नहीं आई। तो आपके यहाँ तो सेम आ गया, यहाँ क्या आ गया आपके अलग अलग, तो उसके लिए आपके अलग नियम है। फिर चौथी स्थिति आ जाए आपके अंकित मूल्य अलग अलग और पद्धत मूल्य भी क्या है अलग अलग। मान लो यहाँ आ जाए 10, 20 और क्या आ गया आपके 100, और यहाँ भी अलग अलग आ जाए, यहाँ 8 रुपए हुए, यहाँ आपके 19 रुपए हो गए, और यहाँ हो गए आपके 95 रुपए हो गए। यहाँ भी चेंज और यहाँ भी चेंज, उसके लिए भी आपके अलग विधि है। तो चारों के लिए 4 मेथड है अलग अलग। आपको क्वेश्चन को सही देखना है ढंग से कि आपको कौन सा मेथड लगाना। थोड़ा बहुत चेंज, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 4-5 क्वेश्चन है इसके, और फिर 1-2 क्वेश्चन इसके। अब लास्ट वाला है आपके इक्विटी शेयर भी आए क्वेश्चन में और प्रीफरेंस शेयर भी आ जाए, तो उसके लिए आपके अलग विधि। तो टोटली आपके 5 मेथड है। अंकित मूल्य समान, पूर्ण पद्धत समान, अंकित मूल्य अलग अलग, और वो भी आपके जितना अंकित मूल्य उतना ही पूर्ण पद्धत, या अंकित मूल्य तो एक जैसा लेकिन पूर्ण पद्धत अलग अलग। या अंकित मूल्य भी अलग अलग और पद्धत मूल्य भी अलग अलग। और एक लास्ट है इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। फिर है आपके दूसरा मेथड है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इसमें आपके 3 मेथड है। एक तो है डिविडेंड रेट का सिंपल मेथड है, दूसरा है आपके आसान्वित दर का है, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसे आसान्वित दर कहते हैं, और तीसरा है इसमें एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, वास्तविक प्रत्याय की दर, आसान्वित प्रत्याय की दर और लाभांश की दर। तो 3 मेथड है। 3 में से आपके कोई भी मेथड पूछ ले, ये 3 इधर है और 5 इधर है, टोटली 8 है। इसके बाद पाठ खत्म। तो एक मेथड और है लास्ट, जो पूरा अलग ही है, अंश का मूल्यांकन वो अलग ही, पूरा बोनस से संबंधित है, वो क्वेश्चन अलग ही है। आपके सारे क्वेश्चन इसी के ही है, 15 क्वेश्चन तो ऐसे के हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके अलग है। तो आपको ये सारे थोड़ा थोड़ा सूत्र में प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो बताएंगे आपको।